स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री क्लासेस बाय राजवीर यादव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया विषय लेकर के आए हैं जिसका नाम है गुप्त वंश। इससे पहले आपने जो पीछे के वीडियो आए थे उनमें देखा कि किस तरीके से मौर्य वंश की स्थापना हुई और भारत में पहली बार एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई, केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना हुई और पूरे भारत में एक तरीके से एक विशाल शासन व्यवस्था लागू हुई थी। लेकिन जैसे ही मौर्य वंश का समापन हुआ, उसके बाद में भारत में दोबारा से राजनीतिक विखंडन की स्थिति आ गई। पूरा जो भारत था उसमें वो राजनीतिक स्थिति नहीं रही जो मौर्य काल में था और उसके बाद में छोटे छोटे साम्राज्यों का उद्भव हुआ। लेकिन चौथी शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय इतिहास में एक नए राजवंश का उद्भव हुआ जिन्होंने दोबारा से भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और उस वंश का नाम था गुप्त वंश। गुप्त वंश के बारे में हमें उसी तरीके से बहुत कम जानकारी प्राप्त होती है प्रारंभिक स्थिति में जैसा कि मौर्य काल के बारे में है। गुप्त वंश के प्रारंभिक शासक कौन थे, किन के अधीन थे, इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी इतिहास में नहीं है। फिर भी हम देखते हैं कि गुप्त वंश के जो प्रारंभिक शासक थे, गुप्त वंश के जो संस्थापक थे, उनका नाम था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतना हमें मालूम पड़ता है प्रभावती गुप्त का जो पूना ताम्र अभिलेख है उनमें इनको आदिराज कहा गया है। श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी। इस बात से जाहिर होता है कि श्रीगुप्त थे वो कोई स्वतंत्र शासक नहीं थे, किसी भी शासक के अधीनस्थ सामंत शासक वो रहे होंगे। लेकिन श्रीगुप्त थे वो गुप्त वंश के प्रारंभिक शासक थे, इन्होंने ही गुप्त वंश की स्थापना की थी। इसके बाद में जो शासक बने उनका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच भी अपने पिता श्रीगुप्त की तरह ही एक अधीनस्थ शासन रहे थे और उन्होंने भी महाराज की ही उपाधि धारण की थी। घटोत्कच के बारे में प्रभावती गुप्त का जो पूना ताम्र अभिलेख है उसमें इनको गुप्त वंश का प्रारंभिक शासक कहा गया है। इसके बाद में जो शासक बने उनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के पहले महत्वपूर्ण शासक थे। चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम थे, ये 319 ईस्वी में शासक बने। इन्होंने 319-20 ईस्वी में गुप्त संवत की स्थापना की। चंद्रगुप्त प्रथम एक गुप्त वंश के महत्वपूर्ण शासक थे। इन्होंने विशाल गुप्त वंश की जो साम्राज्य था उसकी स्थापना की। इन्होंने अपने बाहुबल से और वैवाहिक संबंधों के द्वारा एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इन्होंने उस समय के जो महत्वपूर्ण जो साम्राज्य था लिच्छवी, उनकी राजकुमारी कुमार देवी के साथ इन्होंने विवाह किया और इसके द्वारा जो चंद्रगुप्त की राजनीतिक स्थिति थी बहुत ही मजबूत हो गई थी। इसके अलावा चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इस बात से पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उन्होंने जो सामंतीय व्यवस्था थी उससे अपने आप को मुक्त कर लिया और वो पहले गुप्त स्वतंत्र शासक बने। इन्होंने अपने राज्यारोहण के समय चांदी के सिक्के जारी करवाए थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम थे, उन्होंने एक व्यवस्थित शासन व्यवस्था की स्थापना की और गुप्त वंश के पहले स्वतंत्र शासक रहे। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण शासक आए उनका नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के महानतम शासकों में से एक थे।
समुद्रगुप्त के बारे में हमें जो ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है वो समुद्रगुप्त के जो प्रयाग प्रशस्ति है उसके द्वारा हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे हरिसेन उनके द्वारा की गई थी। प्रयाग प्रशस्ति में हमें समुद्रगुप्त के राज्यारोहण, उनके व्यक्तिगत जीवन और उनकी विजयों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। प्रयाग प्रशस्ति में बताया गया है कि किस तरीके से समुद्रगुप्त ने पूरे भारत को विजित कर लिया था। प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। इस बात से ये साबित होता है कि जिस तरीके से नेपोलियन ने एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की, बहुत सारे युद्ध लड़े और उन्हें विजय हुआ और उसके बाद में एक विशाल साम्राज्य की उन्होंने स्थापना की, उसी तरीके से समुद्रगुप्त ने भी प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार सैकड़ों युद्ध लड़े और उन युद्धों में उन्होंने विजय प्राप्त की और एक विशाल भारत की स्थापना की। प्रयाग प्रशस्ति में बताया गया है कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत को 2 बार विजिट किया, 2 अभियान किए उन्होंने। उन अभियानों में उन्होंने उत्तर भारत के जो 9 राज्य थे उनको, उनके राजाओं को परास्त करके उत्तर भारत के 9 राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और इन राज्यों के प्रति उन्होंने राजप्रस्बोधरण की नीति अपनाई, जिसका तात्पर्य होता है समूल नष्ट करना। तो समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के जो 9 राजा थे उनको परास्त करके उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसी तरीके से प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार जो दक्षिण भारत के 12 राज्य थे उन पर भी समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की और उन 12 राज्यों के प्रति उन्होंने मोक्षानुग्रहण की नीति अपनाई। ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति अपनाई। ग्रहण मोक्षानुग्रहण से तात्पर्य था कि उन्होंने जो दक्षिण भारत के जो राजा थे उनके साम्राज्य को विजित करके उनको सम्मान सहित उनके जो राज्य थे वो वापस लौटा दिए और उनसे भेंट और उपहार आदि समुद्रगुप्त ने स्वीकार कर लिए। तात्कालिक स्थिति को देखते हुए ये बहुत अच्छी नीति थी, क्योंकि उत्तर भारत से उस समय दक्षिण भारत पर शासन करना बहुत ही कठिन कार्य था। इसके अलावा समुद्रगुप्त ने जो आट्विक राजा थे उनको भी परास्त किया और उनको भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के बहुत सारे गणतंत्र थे, उनको भी समुद्रगुप्त ने परास्त करके और उन गणराज्यों को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया, जिससे कि जो उत्तर और उत्तर पश्चिम की तरफ से जो बाह्य आक्रमण होते थे उनसे निजात मिल सके। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त ने अपने बाहुबल से और अपने पराक्रम से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इसके अलावा हम देखते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति में ही समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी गई है। इस बात से साबित होता है कि समुद्रगुप्त थे वो महान विजेता के साथ साथ में जो संगीत या जो साहित्य था या अन्य प्रकार की जो कलाएं थी उनमें भी बहुत अधिक रुचि रखते थे। इनके दरबारी कवि जैसे अभी आपको बताया गया हरिसेन थे और उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति में जो समुद्रगुप्त थे उनको गुरु तंबुरु की उपाधि दी है।
महान दानी भी उनको प्रयाग प्रशस्ति में बताया गया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त ने एक विस्तृत भारत की स्थापना की और एक नई शासन व्यवस्था को लागू किया। इसके बाद में हम देखते हैं जो समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी थे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय अपने पिता समुद्रगुप्त की तरह ही महान विजेता थे। और इन्होंने भी अपने पिता की तरह ही एक जो बाह्य आक्रमण थे उनसे भारत देश को मुक्त कराया और एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना इन्होंने भी की। इनके समय में ही शकों के आक्रमण हुए। इन शकों के आक्रमण से समुद्रगुप्त ने भारत भूमि को मुक्त कराया और इन शकों का अंत करके उन्होंने शकारी की उपाधि धारण की। शकारी के साथ साथ इन्होंने विक्रमादित्य, क्रमादित्य, विक्रमांक, परम भागवत, ये उपाधियां भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। इन्होंने भी अपने पिता में चंद्रगुप्त प्रथम की तरह अपने बाहुबल और वैवाहिक संबंधों के द्वारा विशाल गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। इन्होंने जो नागवंश की राजकुमारी थी कुबेर नागा, उनसे विवाह किया और इसके द्वारा उन्होंने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान की। इसके अलावा उन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती का जो विवाह था वो वाकाटक जो राजकुमार थे रुद्रसेन द्वितीय, उनके साथ भी उन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किया। तो इन वैवाहिक संबंधों के द्वारा चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान की। इसके अलावा हम देखते हैं कि जब शकों ने इनके जो दामाद थे रुद्रसेन द्वितीय उसकी हत्या कर दी, तो इसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का अंत कर दिया और जो पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी जो भारत था उसको शकों से मुक्त करके जो वाकाटक साम्राज्य था उसको भी अपने राज्य में मिला लिया और उन्होंने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। उज्जैन से वो वाकाटक जो साम्राज्य थे उस पर भी अपना शासन करने लगे। तो इस तरीके से देखते हैं कि चंद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। अकबर की तरह ही चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। 9 विद्वान इनके दरबार में रहते थे। इन नवरत्नों में प्रमुख थे कालिदास, अमर सिंह, छपनक, वररुचि इत्यादि। इनके द्वारा ही इनके काल में बहुत से साहित्यों की रचना की गई और इनके काल में ही जो विज्ञान, कला, इन पर विभिन्न ग्रंथों की रचना इन साहित्यकारों के द्वारा, इन विद्वानों के द्वारा की गई थी। इनके काल में ही जो चीनी यात्री फाहियान थे वो भारत के दौरे पर आए और उन्होंने भारत के बारे में अपनी पुस्तक में एक विस्तृत जानकारी प्रदान की है। इनका जो मेहरौली स्तंभ है उनके द्वारा भी हमें इनके व्यक्तिगत और इनके शासन व्यवस्था के बारे में बहुत अधिक जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इनके जो पुत्र थे कुमारगुप्त प्रथम, वो शासक बने। इसके बीच में अभी आपको एक और बात बता देता हूँ कि चंद्रगुप्त प्रथम से पहले हमें एक शासक रामगुप्त के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है।
रामगुप्त के बारे में ये बताया गया है कि देवी चंद्रगुप्तम जो नाटक है उसमें इस कथा का वृत्तांत है कि समुद्रगुप्त के बाद में रामगुप्त शासक बने। रामगुप्त जो शासक बने वो एक कमज़ोर शासक थे, इन पर शकों ने आक्रमण किया और इनकी जो पत्नी थी उनको शक उठा करके ले गए। इस बात का जब पता चंद्रगुप्त द्वितीय को चला तो उन्होंने सेना के साथ में शकों पर आक्रमण कर दिया और वो रामगुप्त की पत्नी को मुक्त करा करके वापस ले आए। इस बात से क्षुब्ध होकर के उन्होंने अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर दी और वो स्वयं शासक बन गए। लेकिन देवी चंद्रगुप्तम के अलावा हमें इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कहीं पर भी नहीं होती है। अब अगले शासक की बात करते हैं जिनका नाम है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त 412 ईस्वी से लेकर के 455 ईस्वी तक शासक रहे। ये एक कमज़ोर शासक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में जब ये शासक बने तो जो पुष्यमित्र थे, बाह्य आक्रमणकारी थे, ये इन्होंने इनके साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। लेकिन इनके पुत्र स्कंदगुप्त के द्वारा पुष्यमित्रों को परास्त कर दिया गया था। इनके बहुत सारे सिक्के प्राप्त हुए हैं कुमारगुप्त के, और विशेष रूप से जो बयाना के जो सिक्के हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। लेकिन इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये कुमारगुप्त जो शासक थे बहुत ही कमज़ोर शासक थे और इनके काल में जो गुप्त वंश है उसका विघटन प्रारंभ हो चुका था। फिर भी इन्होंने कला साहित्य को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। ऐसा माना जाता है कि इन्हीं के काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। जो भारत के प्राचीन जो विश्वविद्यालय थे नालंदा, उसकी स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा ही की हुई मानी जाती। इनके जो सिक्के हैं उन पर भगवान कार्तिकेय के चित्र मिलते हैं। उससे ये साबित होता है कि ये शायद शैव धर्मावलंबी रहे होंगे। बाकी जो गुप्त शासक थे वो वैष्णव धर्मावलंबी थे। उन्होंने परम भागवत की उपाधियां धारण की थी, लेकिन इनके सिक्कों पर हमें भगवान कार्तिकेय के चित्र मिलते हैं, तो उससे साबित हुआ कि ये शायद शैव धर्म को मानने वाले रहे होंगे। इसके बाद में इनके जो पुत्र थे स्कंदगुप्त, वो शासक बने। स्कंदगुप्त 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक शासक रहे और ये संभवतः गुप्त वंश के अंतिम महान शासक थे। स्कंदगुप्त ने राज चलाने की जो विद्या थी वो अपने पिता कुमारगुप्त के शासनकाल में ही सीख लिया था और इनके काल में भी पुष्यमित्र, हुण और शकों के आक्रमण हुए। लेकिन इन्होंने अपने बाहुबल से इन सभी बाह्य आक्रमणकारियों को भारत भूमि से भगा दिया, भारत भूमि को बाह्य आक्रमणकारियों से मुक्त कर दिया। इनका जो भीतरी गांव अभिलेख है उसमें हमें हुणों के आक्रमण का वर्णन प्राप्त होता है और उसी अभिलेख में ये बताया गया है कि इन्होंने हुणों पर इतना जोरदार अभियान किया कि सभी जो हुण आक्रमणकारी थे वो घबरा करके भारत भूमि को छोड़ करके चले गए। इसके अलावा जो इनके गिरनार पर्वत पर जो सुदर्शन झील है, इनके कार्यकाल में ही उस सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया गया। इनके जो प्रांतीय गवर्नर थे पर्णदत्त, उनके पुत्र चक्रपालित ने इस झील का पुनरुद्धार करवाया था और चक्रपालित ने ही इस झील के किनारे पर एक विष्णु मंदिर का भी निर्माण कराया था। इसके बाद बहुत सारे गुप्त शासक आए जो कि बहुत ही कमज़ोर शासक थे और उस विशाल साम्राज्य को वो कमज़ोर शासक संभाल नहीं पाए और धीरे धीरे करके 550 ईस्वी में इस गुप्त साम्राज्य का
अंत हो गया। जो अंतिम जो शासक थे उनमें पुरुगुप्त, नरसिंहगुप्त, बुद्धगुप्त और विष्णुगुप्त, ये प्रमुख शासक थे। लेकिन ये सभी शासक विशाल जो गुप्त साम्राज्य था उसको नहीं संभाल पाए और गुप्त वंश का 550 ईस्वी में समापन हो गया और दोबारा से एक बार फिर से भारतीय राजनीति में विघटन की स्थिति प्रारंभ हो गई थी। तो अगले वीडियो में हम जो गुप्तकालीन कला, साहित्य, विज्ञान है उनका अध्ययन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।